गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मॉडल पेपर का जो पार्ट 1 था वो हो गया। पार्ट नंबर 2 देखें तो पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है कि दर्शाइए कि रेखाएं x+3 अपॉन -3 इक्वल y-1/1 इक्वल z-5/5 तथा x+1/-1 इक्वल y-2/2 इक्वल z-5/5 समतल है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है कि समतल्य का समीकरण क्या होता है। समतल्य का समीकरण होता है x-x1/a1 इक्वल y-y1/b1 और z-z1 तथा दूसरा वाला भी ऐसे यूज करेंगे कि x-x2/a2 y-y2/b2 और z-z2/c2 से तुलना कर लो। से जब तुलना कर लेंगे यहाँ तो यहाँ से देखें इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x1 इक्वल -3 और y1 इक्वल हो जाएगा 1। इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ x माइनस x1 तो देखो -x की तुलना 3 से करेंगे तो ये x1 का मान -3 माइनस y1 की कंपेयर हम -1 से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल y इक्वल 1। ऐसे ही z1 की कंपेयर करेंगे हम 5 से तो ये हो जाएगा आपके पास में 5। और इसी में यहाँ से देखिए a1 की कंपेयर a से करेंगे तो ये हो जाएगा a1 इक्वल -3। सेम ऐसे b1 की कंपेयर इससे करेंगे 1 और c1 की कंपेयर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब सेम कंपेयर ऐसे हमने यहाँ करी तो ये हो गया आपके पास में x2 इक्वल -1 और y2 इक्वल हो गया आपके पास में 2 और z2 इक्वल हो गया आपके पास में 5। यहाँ से a2 की कंपेयर इससे तो -1 b2 की कंपेयर हम इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 और c2 की कंपेयर करें इससे तो ये हो जाएगा 5। अब इसमें क्या है कि समतल्य होने का प्रतिबंध है। तो समतल्य होने का प्रतिबंध क्या होता है आपके पास में कि यहाँ देखें कि x जब यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्म में हो x और x2, अगर x सिंपल है तो हम यूज करेंगे सिंपल और अगर x डबल है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 और z2 माइनस z1 यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इसका अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो समतल्य है, अदरवाइज ये समतल्य नहीं है। तो यहाँ हम इसमें देखेंगे कि इसी को यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखा कि x2 माइनस x1 तो x2 वाले में से इसको लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2, y2 वाले में से इसको लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1, z2 वाले में से z1 को लेस कर देंगे तो 0। सेम प्रोसेस a1 का वैल्यू -3, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू 5। ऐसे a2 का वैल्यू हमारे पास में -1, b2 का वैल्यू हो गया आपके पास में 2 और c2 का वैल्यू हो गया आपके पास में 5। अब इसमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका। तो देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 ब्रैकेट, इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी होती है तो 1 5 ज़ा 5 और माइनस चिन्ह लगा के इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती है तो 5 2 ज़ा 10 और फिर माइनस आ जाता है, माइनस का 1 यूज करेंगे हम। तो अब माइनस का 1 यूज करने के लिए हमें क्या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा कि सेकंड वाली हमें रो भी और लाइन भी हाइड करनी होगी। तो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का 5 और ये वाला प्लस 0 तो 0 वाले तो सभी मल्टीप्लाई में 0 हो जाएंगे तो 5 3 2 ज़ा 6 और माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ये बना। अब इसमें देखेंगे कि माइनस का 5 बचेगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा तो माइनस का 10, इसमें बचा माइनस का 10 तो माइनस का 10 प्लस 10 इक्वल हो जाएगा आपके पास और ये हो गया 0 तो इक्वल 0। जब ये 0 बन जाता है तो यहाँ हो जाएगा समतल्य होने का प्रतिबंध। यह है समतल्य है
हाँ पार्ट है कि अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 को हल करिए। यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स सेम हमारे पास ऐसे ही रहा, और इसमें क्या किया हमने, इन दोनों में से या तो आप इसमें से देख लीजिए कि इन दोनों का अगर हम फैक्टर कर ले और यहाँ पर फैक्टर कर ले तो क्या कुछ आ रहा है। इन दोनों में से हमने फैक्टर किया तो ये बन गया आपके पास में x, और यहाँ बच गया आपके पास में y प्लस 1। इन दोनों में से फैक्टर कर लिया तो ये हो गया प्लस 1, और यहाँ से किया तो ये हो जाएगा y प्लस 1। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन कंडीशन में लिखा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और y प्लस का 1, ये किसके dy अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा। अब यहाँ से y का फंक्शन dy की साइड और x का फंक्शन dx की साइड, तो हम y वाला इधर साइड ले लें तो ये बन जाएगा dy अपॉन y प्लस 1 इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इधर यहाँ बन गया। अब इन दोनों साइड में हम समाकलन यूज करेंगे, तो दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर हो जाएगा ये इंटीग्रल dy अपॉन y प्लस 1 इक्वल इंटीग्रल x प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब dy अपॉन वाई प्लस 1 का जो वैल्यू होगा ये होता है समाकलन में log y प्लस का 1 इक्वल x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फिर 1 का समाकलन हो जाएगा x क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में है, और प्लस का c। इट इज आंसर। पार्ट है कि सदिश i प्लस j पर सदिश i माइनस j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इस पे कैप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं। इसमें हमने मान लिया कि माना वेक्टर a बराबर ये i प्लस j तथा वेक्टर b बराबर i माइनस j, तो ये दोनों हमने मान लिए। तो देखो अगर मैं a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करूं तो यहां पर लिखेंगे माना a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर b इज मोड। क्यों? जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना होता है उसका हमें मोड फाइंड करना होता है, और मोड के अकॉर्डिंग वेक्टर a का वैल्यू हो जाता है i प्लस j, और डॉट वेक्टर b का वैल्यू i माइनस j अपॉन वेक्टर b इज मोड। तो वेक्टर b इज मोड आपके पास हो जाएगा रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर। इसे देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ये i डॉट i यानी कि i डॉट i, और माइनस का एक हो जाएगा ये j डॉट j अपॉन ये हो जाएगा √2। हम जानते हैं कि i डॉट i का वैल्यू हमारे पास या j डॉट j का वैल्यू 1 होता है। जब दोनों वेक्टर एक जैसे हों तो यहाँ उनका और डॉट प्रोडक्ट हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन √2 इक्वल 0 अपॉन √2 या इक्वल 0। तो इसका जो प्रक्षेप होगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर लॉग x अपॉन x डॉट dx का मान ज्ञात करो। इसमें क्या है कि अगर हमने यूज करा के हमने लेट कर लिया, लेट या माना, लेट का अर्थ माना भी होता है, तो log x बराबर हमने t मान लिया, तो इसका हम डिफरेंशियल कर लें तो 1 अपॉन x, फिर x का करेंगे तो dx इक्वल t का करेंगे तो हमने dt। अब यहाँ से मैं dx का वैल्यू निकालूं तो ये x इधर आ जाएगा x डॉट dt। तो यहाँ इसमें जब हम रखते हैं तो ये बन जाता है इंटीग्रल कॉस स्क्वायर, और इस log x की जगह हमने ये t मान लिया है अपॉन x, और डॉट यहाँ पर क्या है हमारे पास में dx का वैल्यू, तो ये है x डॉट dt, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाता है हमारे पास में इंटीग्रल कॉस स्क्वायर t डॉट dt। अब देखिए कॉस स्क्वायर का हमारे पास कोई भी समाकलन नहीं होता है, इसलिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली इसमें, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर t डॉट dt। अब हमें पता है कि देयरफॉर कॉस 2t का फॉर्मूला होगा हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 1। तो देखिए -1 अगर हम इधर साइड ले लें तो ये बन जाता है हमारे पास में कॉस 2t प्लस 1 इक्वल 2 कॉस स्क्वायर t। तो इस 2 कॉस स्क्वायर t का वैल्यू हम ये वाला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रल
ये हो जाएगा cos 2t और माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास में डॉट dt। अब 1/2 तो हमारे पास सेम रहा, यहाँ पर cos 2t का हो जाएगा हमारे पास समाकलन sin 2t, फिर 2t का हो जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास t। इस t का हम वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ये वाला t का वैल्यू यहाँ से टेकअप करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट साइन 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा log x अपॉन 2 और प्लस t का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में ये वाला log x ब्रैकेट क्लोज। इसमें अगर c लेना चाहते हैं तो ले, ना तो आपका आंसर यही हो जाएगा। गा है 4 का गा कि मान लें e तथा f दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE इक्वल 3/5 एंड PF इक्वल 3/10 और PE इंटरसेक्शन F इक्वल 1/5, तब क्या E तथा F स्वतंत्र हैं? तो E और F, इन दोनों में E और F स्वतंत्र होने का मतलब होता है कि जो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ E है और उसका मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F के बराबर PE इंटरसेक्शन F, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तब तो ये स्वतंत्र है, अदरवाइज ये स्वतंत्र नहीं है। तो हमारे पास में इसमें निकालने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों चीजें हमें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो PE मल्टीप्लाई PF, तो PF इक्वल आपके पास यहाँ से इसका आंसर देखें कि PE का कितना मीनिंग है 3/5 और PF का कितना दे रखा है 3/10, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 5 10 50। तो ये वाला हमारे पास में है कि PE मल्टीप्लाई PF इज नॉट इक्वल PE इंटरसेक्शन F, अतः E तथा F परस्पर स्वतंत्र नहीं है। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती तो ये स्वतंत्र समीकरण dy/dx इक्वल e की पावर -y sin x प्लस e की पावर x माइनस y को हल करना है। तो यहाँ पर हमने dy/dx सेम ऐसे ही रखा, इसे हमने y को पॉजिटिव बनाया तो ये हो जाएगा sin x सेम ऐसे ही रहा, और y अपॉन मांगे तो e की पावर y और प्लस ये बन जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर y। इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा e की पावर y, ये मिला हमारे पास sin x प्लस e की पावर x, ये किसके dy अपॉन dx के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर की और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो ये हो जाएगा e की पावर y डॉट dy इक्वल, यहाँ मिल जाएगा ये वाला sin x और प्लस e की पावर x डॉट dx। हमने क्या किया कि दोनों साइडों में इंटीग्रल ले लो, दोनों साइडों में अगर हम इंटीग्रल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर y डॉट dy इक्वल इंटीग्रल साइन x प्लस ए की पावर x डॉट dx। अब e की पावर y का समाकलन e की पावर y, और यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास में साइन x का समाकलन माइनस का कॉस x और प्लस e की पावर x का dx के रेस्पेक्ट में समाकलन e की पावर x। अगर एक c लेना चाहते हैं तो ले लें, और इसको साइड चेंज करना चाहें साइड चेंज कर ले, तभी तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा। एक का पार्ट नंबर कहाँ है कि सिद्ध करो कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल π/2। तो इसमें से हमने कोई भी एक चीज मान लेते हैं, जैसे हमने माना कि tan इनवर्स x इक्वल थीटा, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो x इक्वल हो जाएगा tan थीटा। अब ये tan थीटा को हम π/2 के टर्म में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा कॉट ब्रैकेट π/2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। इस कॉट को हमने इधर साइड ले लिया क्योंकि ये x के इक्वल है, इसको साइड ले लिया तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू हमने टेक कर लिया पहले से, तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास में कि कॉट इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस ये वाला वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x
अब इसको साइड हमने चेंज कर लिया तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2। बस हमको यही प्रूफ करना था कि यदि a इक्वल 6 -2 -3 और 1 ये हमारे पास एक डिटर्मिनेट मैट्रिक्स है हो तो दिखाइए कि a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो इसमें हमें दे रखा है कि a बराबर दे रखा है कि हमारे पास में 6 -2 -3 और 1। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें a का डिटर्मिनेट फाइंड करना होता है। तो a का डिटर्मिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 6 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर तो -2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा a इक्वल 0 यानी कि a का डिटर्मिनेट आपके पास में 0 आ गया। जब a का डिटर्मिनेट 0 होगा तो a इनवर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। क्यों? हम जानते हैं कि a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट a अपॉन a इज डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट तो 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा एडजॉइंट a अपॉन a 0। तो 0 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसका यह कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पर अतः है a इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। इट इज आंसर।